ऑन द टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करने से पहले हम मेरली हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ओर मुड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, दिस इज जस्ट वन सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस का कोई अपना टेम्परेचर जो है वो T है। हम क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को कोई हीट सप्लाई करते हैं एंड दिस हीट इज डेल्टा Q। व्हाट विल हैपन देन the temperature of this substance will increase। तो इंक्रीज होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा T प्लस सम इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T, राइट। इस कॉन्सेप्ट को मेथड एक फिजिकल क्वांटिटी से बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इसको एक हीट कैपेसिटी नाम का एक फिजिकल पैरामीटर से डिफाइन कर देंगे कि हम यदि एक सब्सटेंस को हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर डेल्टा T अमाउंट से यदि चेंज हो जाता है तो उसको हम इस तरीके से एक हीट कैपेसिटी के टर्म में ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो फिर हीट कैपेसिटी के जो कोई कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, हम ये देखते हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी है इट कुड आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मतलब इसका साफ ये हुआ कि ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट मे बी नीडेड, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट मे बी नीडेड, a different amount of heat may be needed for unit rise in temperature। यदि आपने टेम्परेचर को एक यूनिट राइज करना है एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसको हम समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये सब्सटेंस है, इसको आपने 50 डिग्री सेल्सियस से गर्म, ये ओरिजिनली 50 डिग्री सेल्सियस पर था, आपने इसको 51 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो इसके लिए मान लो आपको हीट जो आपने अमाउंट दिया वो है डेल्टा Q1। उसके बाद इसका टेम्परेचर आगे बढ़ गया। फिर हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इसका जो एक अनदर रेंज में हम करते हैं, इसका टेम्परेचर हो गया 85 डिग्री सेल्सियस गर्म करते करते। फिर आपने इसको दोबारा फिर से इसको हीट दी और इसका टेम्परेचर कर दिया 86 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो हीट देनी पड़ी वो है डेल्टा Q2। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है कि डेल्टा जो Q1 है इज नॉट इक्वल टू डेल्टा Q, कि हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के ऊपर आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है। एक बात तो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम ऐसा देखते हैं कि जब हम एक सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो इसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट आल्सो प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप गर्म कर रहे हैं उतने आपको अमाउंट से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इससे फ्री होने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया पैरामीटर जो है डिफाइन करते हैं टू डिफाइन द कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस। एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, जो कि मास से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हीट कैपेसिटी से तो ये बात बनेगी नहीं, तो हम करते हैं कि नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसको हम स्मॉल s से लिखते हैं एंड इट इज heat capacity divided by mass, and this is equal to 1 by m and delta Q divided by delta T। so जो specific heat capacity है, this is the amount of heat, ये delta Q, specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 Kelvin। okay, so this is the specific heat capacity। जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है। सब्सटेंस के नेचर का डिपेंड करने का मतलब क्या है कि यदि आप सोने को गर्म करेंगे तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, चांदी को गर्म करेंगे तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, पानी को गर्म करेंगे तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, एयर को गर्म करेंगे तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट इट्स यूनिट। इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, हीट के यूनिट हो जाएंगे जाउल में, और मास के यूनिट हो जाएंगे SI यूनिट्स किलोग्राम, और टेम्परेचर के SI यूनिट्स हो जाएंगे केल्विन। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके यूनिट जाउल, दिस इज किलोग्राम -1 एंड केल्विन -1। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर चर्चा अपनी जारी रखते हैं, और हम यदि ये सोचते हैं कि यदि हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किलोग्राम उसके यूनिट ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप गैस कोई कंसिडर करते हैं, तो उसका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स होगा। तो यदि हम मोल्स में अपना हमारा जो सब्सटेंस है मोलर फॉर्म में है,
तो हम क्या करेंगे, मास को मोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसमें हीट कैपेसिटी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दे देंगे। तो इसको हम कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो हीट कैपेसिटी को हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। सो अर्लियर दिस वाज फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी, उसमें देखिए ये था आपके पास S/m और वो था 1/m एंड दिस वाज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ओके, तो यदि इसको आपने मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी के टर्म में लिखना है तो आप m को आप म्यू से रिप्लेस कर देंगे, नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर देंगे और बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। तो जो यूनिट्स हैं इसके वो हो जाएंगे जाउल और किलोग्राम की जगह हो जाएंगे मोल -1 और जो टेम्परेचर है उसके हो जाएंगे केल्विन -1। सो दिस इज सो इजी टू डिफाइन, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ट्रबल। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी हीट कैपेसिटी की तरह सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि यदि आप हाइड्रोजन को गर्म करते हो तो और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हो तो अलग हीट चाहिए, और यदि आप ऑक्सीजन को गर्म करते हो तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, आप नाइट्रोजन को गर्म करते हो तो अलग अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो ये है इसका मतलब, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हाँ, और जो एडिशनल चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि किन कंडीशंस में हीट सप्लाई की गई इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो यूनिट की बात हमने आपके साथ कर ली कि इसके यूनिट जो है वो जॉल मोल -1 और किलोग्राम केल्विन -1 होंगे। और हम लेटर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हमें ज़रूरी होती हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको हम अभी आगे जाके फिर पढ़ेंगे। सो जो आइडिया है कि हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्यों डिफाइन करते हैं, तो ये है हमें जो कुछ एक prediction करने में इसका बहुत फ़ायदा होता है। वी हेल्प टू predict, it helps to predict us for the specific capacities of few substances and to use it in the different areas। तो जैसे आप टेबल 12.1 की बात करें, ये तो ये है टेबल 12.1 और इसके ऊपर कुछ जानकारी है हमारे पास कि स्पेसिफिक हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ सम सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये कुछ सॉलिड्स की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सॉलिड्स and at room temperature and atmospheric pressure। तो एल्यूमिनियम की है, ये देखिए हम एल्यूमिनियम की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 900 जाउल लगेंगे आपने यदि आप 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर यदि आपने 1 केल्विन बढ़ाना हो। और मोल की टर्म में यदि हम बात करें तो 24.4 जाउल हीट खर्च होगी यदि आप 1 मोल एल्यूमिनियम का लेते हैं और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सिल्वर की हम बात करें तो 1 किलो यदि आपके पास सिल्वर है और उसको आपने 1 केल्विन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, मान लो कि आपने 470 से 471 केल्विन करना है तो 236.1 जाउल आपको हीट देनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है। और इसी तरीके से हम मोलर फॉर्म में बात करें तो यदि सिल्वर का आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सिल्वर का यदि टेम्परेचर आपने 1 केल्विन इंक्रीज करना है तो आपको 25.5 जाउल ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रॉम टेबल एंड बाकी को आप खुद समझ सकते हैं। सो next is we can use the same law of equipartition of energy that we use to predict the molar specific heat capacities of the solids। तो इसको हम जब law of equal partition of energy के बारे में पढ़ेंगे then we will make use of the same concept over there also। okay, specific heat capacity के ऊपर जारी रखते हैं और हम law of equipartition of energy का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1/2 kBT। मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो है वो एनर्जी होती है 1/2 kBT। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ होती है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम कैन एक्वायर द एनर्जी। वो सब तरीके जिससे वो सब इंडिपेंडेंट तरीके जिससे पार्टिकल जो है वो एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो हम इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक सॉलिड कंसिडर करते हैं। ये रहा आपके पास कोई एक सॉलिड और ये दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ n एटम्स, इसमें n एटम्स हैं। ओके, अब इन n एटम्स में से कोई हम एक एटम जो है वो यहाँ फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन है
और हम कोई एक एटम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, राइट, आउट ऑफ n एटम्स। यदि ये एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के किनारे जो है वो वाइब्रेट करता है, राइट, अलोंग अलोंग वन डायमेंशन, तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके जो एक्सट्रीम पर जैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी और मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहती है। तो उसकी जो एवरेज एनर्जी होगी इन वन डायमेंशन, द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस इज इज एवरेज एनर्जी होगी इन वन डायमेंशन में 2 इंटू द एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो दिस इज KBT। ओके, अब आप के पास एक सॉलिड है, और सॉलिड को यदि आप हीट ट्रांसफर करते हैं, तो हीट ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, उसका एटम वाइब्रेट करेगा। कॉमन सेंस है, और जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस की ओर ही वाइब्रेट करे। इट कैन वाइब्रेट अलोंग एक्स एक्सिस, वो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर सकता है। तो उसके पास जो एवरेज एनर्जी कितनी पड़ी हमने, KBT, बट वो बाई एक्सिस की ओर भी वाइब्रेट कर सकता है, तो एनर्जी कितनी होगी एवरेज, KBT। ओके, और यदि वो जेड एक्सिस में भी वाइब्रेट कर सकता है, उसके लिए इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है, तो यहाँ भी उसकी एनर्जी क्या होगी, KBT। तो हम ये कह सकते हैं कि द थ्री डायमेंशन में यदि हम बात करें, तो एवरेज एनर्जी जो होगी हमारी वो होगी 3 KBT। सो इन थ्री डायमेंशन दिस एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम KBT। ओके, 3 डायमेंशन में एनर्जी हो जाएगी 3 KBT। हम बात कर रहे हैं कि अब हम सॉलिड की स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सॉलिड का जो 1 मोल अमाउंट लेते हैं, हम 1 मोल ऑफ सॉलिड कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी जो टोटल एनर्जी क्या होती है। देखिए, ये रहा आपका टोटल एनर्जी, और 3 डायमेंशन में उस सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो नाच सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये उनकी एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अब मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 एवोगाड्रो नंबर, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं कि ये जो है वो 3RT के बराबर हो जाएगा। तो R किसकी जगह लिखा हमने, R हमने लिखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट into Avogadro number. Okay, so this is the relation between the this gas constant and then Kb and Na. Okay, so यदि हम इसको लिखना चाहें, अब डेल्टा U यदि हम लिखें, तो 3 कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और ये डेल्टा T हो जाएगा, राइट। हम जानते हैं कि यदि प्रेशर कांस्टेंट रहे सॉलिड के केस में, डेल्टा Q जो है वो फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा U प्लस P टाइम डेल्टा V। अब देखिए, आप यदि एक सॉलिड को हीट ट्रांसफर करते हैं, कॉमन सेंस, हम सॉलिड को यदि हीट ट्रांसफर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, जो डेल्टा B होगा ना, ये बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि सॉलिड बहुत कम एक्सपैंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन केस ऑफ सॉलिड जो डेल्टा Q है वो लगभग डेल्टा U के बराबर ही होगा। वी कैन से इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा U, राइट। सो देयरफॉर यदि हम कैलकुलेट करें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड विल देन बी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा Q, उसका जो फार्मूला होता है दिस इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा Q की जगह आप क्या ले सकते हो, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B अपॉन दिस डेल्टा T। So in case of solid, this part is very small, right? So this is nearly equal to 0 at constant pressure. So this is only delta U. It is equal to delta U upon delta T. तो यहाँ से आप डेल्टा U की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। This is equal to 3R डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 3R. So right, so this is the way to study about the molar specific heat capacity. So this is C is equal to 3R, which is measured value and generally agree with the predicted value 3R at ordinary temperature. यदि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू के साथ इसको प्रेडिक्ट करें, कंपेयर करने की कोशिश करें, तो ये मैच भी कर जाती है। बट कार्बन के केस में इसमें एक्सेप्शन आती है, that this agreement is known to break down at low temperature. We'll study and you can study it in the higher classes कि जब लॉ टेम्परेचर के जोन में हम आते हैं तो ये जो लॉ है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट, थैंक यू।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए पहले हीट कैपेसिटी को पढ़ा, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अब पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, राइट। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के कॉन्सेप्ट को हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी सूचनाएं भी देगा। तो देखिए, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो डिटर्मिन करने का जो हमारा जो हीट, जब हम किस सिस्टम को हीट देते थे तो उसके जो यूनिट है वो कैलोरी में उनकी बात की जाती थी कि हीट, द ओल्ड यूनिट ऑफ हीट वाज कैलोरी। तो एक कैलोरी का मतलब आप सिंपल समझना है, बड़े साधारण तरीके से समझना है। देखो, एक कैलोरी का मतलब पता क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने क्या किया, आपको सफ़ेद कलर अच्छा दिखेगा, इस कंटेनर में आपने 1 ग्राम पानी डाल दिया, ओके, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, और इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। उसके लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी उसको हम 1 कैलोरी बोलते हैं। इतना आपने साधारण तरीके से समझना है, ओके। पर अब यदि हम बात करें कि इसको ये जो यूनिट है ना वो कुछ पचने वाले नहीं है, इसमें कुछ समस्या खराबी है। खराबी को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। आप इस ग्राफ को देखें जो फिगर नंबर 12.5 में दिखाया गया है। इस फिगर में देख के साफ पता चलता है कि यदि आप अपने देखो यहाँ आप पानी के इस सैंपल जो आपने 1 ग्राम पानी का सैंपल लिया हुआ है, इसको आप गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ बाई एक्सिस से आप नोट कर रहे हैं कि उसको आपको जो हीट कितनी देनी पड़ रही है। आप जरा गौर से देखो, जब टेम्परेचर उस 1 ग्राम पानी का है 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस टाइम यदि आप उसको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो आपको ऊर्जा देनी पड़ रही है 1.008 कैलोरी, ओके। यदि आप उसको वही जो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री के ऊपर आप बढ़ाते हैं, माने आपका ये जो टेम्परेचर 20 डिग्री है, और 20 डिग्री से यदि आप 21 डिग्री करना चाहते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो आपको यदि 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, जब पहले ही ऑलरेडी आपका पानी का जो सैंपल है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने 20 से 21 उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपको देखो 1 कैलोरी से भी कम ऊर्जा लगेगी। देखो, बड़ी मजेदार बात है। यदि आपकी पानी की बाल्टी जो है उसका टेम्परेचर पहले 40 डिग्री है, यदि आपने 40 से 41 करना है तो आपको देखो जरा ध्यान से ऊर्जा और कम लगेगी, तो 1 कैलोरी से भी कम लगेगी। इसका मतलब साफ है कि आप 1 कैलोरी को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो 1 कैलोरी की डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डेफिनेशन है वो पचने वाली डेफिनेशन है, ये सही तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यदि आपको एक कैलोरी को डिफाइन करना है ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 1 इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, कुछ ऐसे बोलना पड़ेगा, टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री टू 21 डिग्री। या तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 80 डिग्री टू 81 डिग्री सेल्सियस। आपको ऐसे बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर टेम्परेचर रेंज के बाद आप यदि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो अलग अमाउंट ऑफ कैलोरी लगते हैं। जरा आप और ध्यान दौड़ाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं 90 डिग्री की बात करता हूँ, ये देखो आपके 90 डिग्री का पॉइंट जो है ये लगभग यहाँ आता है, और यदि आपने 90 से इस का टेम्परेचर जो 91 करना है, जरा ध्यान से देखो, आपको अब 1 कैलोरी से ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। ये देखिए, you have to invest the more than 1.004 calorie. It is nearly 0.05 और 0.006 नियरली। तो इतनी कैलोरी आपको खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन जो है वो फिक्स नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम एसआई यूनिट्स में जो हीट ट्रांसफर करने का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द
टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 केल्विन जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। आप देखिए, अब यदि वाटर का केस हम लें, आप 1 किलो पानी लेते हैं, 1 किलो पानी का जो टेम्परेचर है, यदि आप उसका 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो आपको इतने जाउल खर्च करने पड़ेंगे, 4186 जाउल आपको खर्च करने पड़ेंगे 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने में। और यदि आप चाहें, यदि आपने इनकी बात जो है वो ग्राम्स में करनी है, तो आप किलो का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, 4186 जाउल। किलो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 1000 होता है। अब आप लिख दीजिए ग्राम और नीचे रह जाएगा केल्विन। यहाँ के की जगह मैंने 1000 पुट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अब ये इसको समझना है आपने। अब यहाँ इसको डेसिमल पॉइंट में लिख दीजिए, 4.186 जाउल डिवाइडेड बाय ग्राम एंड केल्विन। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि आपने ये जो सैंपल पहले लिया हुआ था, अब यदि आपने 1 ग्राम पानी को गर्म करना है और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो आपको 4.186 जाउल खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए, पहले जब कैलोरी में बात कर रहे थे हम, तो तब हम 1 ग्राम यदि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे तो हमें 1 कैलोरी खर्च करनी पड़ रही थी। यदि हम जाउल के टर्म में बात कर रहे हैं, यदि हम 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो आपको 4.186 जाउल खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो दिस मीन्स दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जाउल। ओके, रफली मैं ये कहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 कैलोरी जो है वो नियरली 4.2 जाउल के बराबर होती है। तो जब आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना हो तो आपको बहुत आसानी से एक दूसरे को कन्वर्ट करने का हम आपको तरीका बताते हैं कि करना कैसे है। देखो, आपको फॉर एग्जांपल करना है कि आपसे पूछा गया कि जी 10 जाउल में, आपसे पूछा गया कि 10 जाउल को आप ऐसा करिए कैलोरी में बदल दीजिए। तो आप जाउल की जगह कैसे लिखेंगे? देखो, ये जाउल आ गया। हम एक सिंपल सी चीज बनाते हैं आपके लिए। आपको पूछा गया कि 42 जाउल को आप 42 जाउल को आपने कैलोरी में कन्वर्ट करना है कि कितने कैलोरी बनेंगे इसके। ओके, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये देखिए 42 जाउल। अब यहां से आप एक रिलेशन लेके आइए। आप इसको लिख सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 क्रॉस 1 जाउल। यहां से आप 1 जाउल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 जाउल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4.2 कैलोरी। अब आप यहाँ जाउल की जगह, ये है ना 42 इंटू 1 जाउल लिख ही सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ 1 जाउल की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 42 इंटू 1 जाउल की जगह 1/4.2 कैलोरी। ओके, आप डेसिमल पॉइंट जो है वो डेसिमल आप हटा दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 42 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाई 42 कैलोरी। ये देखिए, ये बन जाएगा 10 कैलोरी। ओके, और यदि मान लो आपको कि यदि कन्वर्ट करना है 10 कैलोरी को आपको जाउल में बदलना है, यदि आपके पास है 10 कैलोरी और आपसे पूछा गया कि इसमें कितने जाउल हो सकते हैं, आपसे सवाल किया गया कि इसमें कितने जाउल हैं, तो आपने यहाँ से सीधा रिलेशन निकाल लेना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 कैलोरी। ओके, दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स दिस इज आस्क्ड फ्रॉम यू। ओके, सो 1 कैलोरी की वैल्यू आपको दी हुई है, आप यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हैं। इसकी जगह लिख दीजिए 10 इंटू दिस इज 4.2 जाउल, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और ये वाला जो है ये हो जाएगा 42 जाउल, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो इस रिलेशन से हम जाउल को कैलोरी में और कैलोरी को जाउल में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। कैपेसिटी की, तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि किस हालात में
हीट ट्रांसफर हुआ है, अंडर विच कंडीशन द हीट ट्रांसफर अंडर विच कंडीशन द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा है कि जो हीट ट्रांसफर है वो किन कंडीशन में हुआ है, इस बात पर ये डिपेंड करता है। हीट ट्रांसफर की जो कंडीशंस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दिस, राइट? So sometime the heat transfer takes place at constant pressure, then it is called specific heat capacity at constant pressure. Sometime heat transfer takes place at the condition of constant volume, then it is called specific heat capacity at constant volume. So there is a very important relation. So this relation is Cp minus Cv is equal to R. कि specific heat capacity at constant pressure में से यदि specific heat capacity at constant volume को घटा दिया जाए तो ये गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है और आपसे एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक मोल ऑफ गैस कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। हम गैस का 1 मोल कंसिडर करते हैं, हम एक 1 मोल ऑफ गैस लेके चलते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि यदि हम एक मोल ऑफ गैस को यदि हीट देते हैं, ओके, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए कि आपके पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में आपने 1 मोल गैस का लिया है, ओके, देयर इज 1 मोल ऑफ गैस, ओके। सो यदि हम इस सिस्टम को हीट देते हैं तो ये जो हीट है वो क्या करती है, इस मोल ऑफ गैस को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और उससे उनकी जो लोकेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो दोनों के चेंज होने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। हीट से टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और साथ में P delta B, this is the amount of work done that will takes place, okay। अब हमने ये कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आपने हीट ट्रांसफर की है वो किन कंडीशंस में की है। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ डेल्टा क्यू इज अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम ये मानते हैं इफ डेल्टा क्यू इज अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हमने क्या किया, जब हम इसको हीट दे रहे थे तो हमने वॉल्यूम को बदलने नहीं दिया, वॉल्यूम फिक्स हो गया। हमने अपना जो ये पिस्टन था इसको टाइटली फिक्स कर दिया, ओके। हम गर्म करते रहे पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको यहाँ करते हैं कि डेल्टा वी जो है, दिस मीन्स इसको यदि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जो डेल्टा बी की जगह मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि डेल्टा बी तो चेंज को बताता है ना, तो चेंज तो 0 है इसमें। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ कि जो हाँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं। नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हीट दिया आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो डेल्टा बी 0 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप सीधा लिख सकते हैं कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पर मैं फिर इसको आगे देखो ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी ओनली। आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो सब्सक्रिप्ट है इसको हटा दिया है। इसको इसलिए हटा दिया है क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो जस्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं होती। तो मुझे ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो आगे हम चलते हैं, हम अब दूसरी कंडीशन लगा के देखते हैं। हम ऐसा लिख देते हैं कि इफ डेल्टा क्यू इज एब्जॉर्ब, कि जब आपने हीट दी तो अब आपने वॉल्यूम का ध्यान नहीं रखा, आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वॉल्यूम बेशक बढ़ता रहे, आपका पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे जाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अब हम इसको जरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फार्मूला तो ऐसे ही रहेगा, जो फार्मूला हमारा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और मास स्पेसिफिक कैपेसिटी में 1/mv होता है, तो हियर मास की जगह
1 मोल है, 1/μ होना चाहिए था, नहीं तो, है ना। सो ये आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू की जगह आ जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको आप तोड़ दीजिए पार्ट्स में, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यू कैन राइट इट लाइक दिस। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, जब ध्यान से देखिए कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो प्रेशर का फंक्शन नहीं होता। इसलिए मुझे यहाँ से भी ये जो सब्सक्रिप्ट है इसको मुझे ड्रॉप कर देना है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। फंक्शन का मतलब है इसकी जो वैल्यू है इससे प्रभावित नहीं होती, प्लस पी, और यहाँ लिख देते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हम चलते हैं यहाँ से, इसको हम इक्वेशन नंबर लिख दें 2, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम ले देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल के लिए हमारे पास एक बड़ा फेमस रिलेशन है कि जो पी वी जो है ना, इट इज इक्वल टू आर टी, राइट। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कंसिडर करके हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास P, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर को यदि हम डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको ऐसे लिख दें, एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसे लिखें कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो गैस कांस्टेंट है तो ये चेंज कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, राइट। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। हम इसको जरा ऐसे लिखें, ये देखिए मैं इसको लिख देता हूँ P और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज दिस इक्वेशन एग्जिस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, from equation 3 and equation number 6, अब जरा गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर 6 आपको क्या बता रही है, इक्वेशन नंबर 6 को देखिए और इधर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। आप इस इक्वेशन में देखिए P डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू नाउ R, और फ्रॉम एंड देखिए, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, CP जो है वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा U अपॉन डेल्टा T प्लस R, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 लिख देते हैं। नाउ अब आप लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 7। इक्वेशन नंबर 2 से देखिए कि जो डेल्टा U, आप यहाँ देखिए गौर से, कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं, आप देखिए कि जो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T है वो CV के बराबर है। सो आई कैन राइट डाउन हियर, हम यहाँ लिख सकते हैं इस जगह CP is equal to CB plus R, and further you can write that CP minus CB is equal to R. This is very famous relation for you, and most of the time it is asked in the examination for you to derive this expression. All right, so this is all about this famous relation. Thank you.